अरे बेटा, आखिर क्या ही कमी है इस रिश्ते में? मम्मी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप बार बार मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। अरे बेटा, तो तू मुझे अब जल्दी से सास बना देना। अगर अभी इस जवानी में मैं सास नहीं बनूंगी तो क्या बिल्कुल बुढ़ापे में बनूंगी? और बुढ़ापे में तो मैं फिर तेरी शादी में नाचूंगी कैसे? मम्मी सही समय आने पर शादी कर लूंगा मैं। बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर तेरे दिल में चल क्या रहा है? अरे दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा है तू। वाह मम्मी, ये सही है, तुम अभी जवान हो और मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, ये कैसी बात हुई भला? अरे सही तो कहा है मैंने, कम से कम एक बार तो मुझे सास बना दे। कैसे दिन आ गए। अरे एक हमारा ज़माना था जब हमारी सास पूछती थी कि हमें दादी कब बना रही हो, और हमें कहना पड़ता है एक बार तो सास बना दे। मम्मी। तभी वहाँ पर नरेश आ जाता है। अरे तुम भी क्या हमेशा रोहन के पीछे पड़ी रहती हो? कर लेगा शादी। हाँ पापा, अब आप ही मम्मी को समझाओ ना, मम्मी भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती है। अभी मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ मैं। अरे ये क्या कर, रोहन तो ऑफिस के लिए चला जाता है। ज़रूर कुछ बात है जो ये शादी के लिए मना कर रहा है। अरे पूरे 30 साल का हो गया है, अभी शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? और आप भी उसी की साइड ले रहे थे। तुम चिंता मत करो, हम एक बार रोहन से शांति से बैठकर बात करेंगे और उसे समझाएंगे। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, लड़की बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। तुम देखना, रोहन को ज़रूर पसंद आएगी। देखते हैं। जब भी कोई रोहन से उसकी शादी के बारे में बात करता, वो हमेशा या तो गुस्सा हो जाता या फिर वहाँ से चला जाता। रोहन आजकल काफ़ी उदास रहने लगा था, जिसे देखकर कमला एक दिन उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है बेटा, तू इतना बुझा बुझा सा क्यों रहने लगा है? तू शादी से इतनी नफरत क्यों करता है? मम्मी मेरी गर्लफ्रेंड। कमला रोहन की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है। क्या कहा, गर्लफ्रेंड? तो तू हमें पहले ही बता देता, हम उसी से तेरी शादी करवा देते। मुझे लगा पता नहीं ऐसी क्या बात है जो तू शादी नहीं करना चाहता। मम्मी मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया। ओह अच्छा अच्छा, चलो ये तो अच्छा हुआ। क्या कहा मम्मी? अब अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने कहा ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब पर कोई बात नहीं, हमने ना तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी है, बहुत अच्छी और संस्कारी है, देखना तुझे पसंद भी आएगी। मम्मी आप फिर से। देख बेटा, मैं जानती हूँ तो इस समय बहुत उदास है और तुझे बहुत मुश्किल भी हो रही है, लेकिन कई बार ना कुछ रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ना ही सही होता है। क्या पता ये सब तेरे भले के लिए हुआ हो। मम्मी अब इसमें भला कैसे हो सकता है? अरे ये सब तो तुझे आगे ही पता चलेगा, लेकिन तू हमेशा इस तरह से कंवारा तो नहीं रह सकता ना। बार बार इस तरह के अच्छे रिश्ते नहीं मिलने वाले, इसलिए मेरी बात मान और अब शादी कर ले। लेकिन मम्मी। देख बेटा, तुझे मेरी कसम है, लड़की वाले अगले महीने आएंगे और इस बार तू मना नहीं करेगा। हाँ। इस बार कमला रोहन की बात नहीं मानती और अपनी कसम देकर उसे इस रिश्ते के लिए मना लेती है। अगले महीने रोहन को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं और उन्हें रोहन पसंद भी आ जाता है। फिर कुछ समय बाद रोहन की शादी हो जाती है, लेकिन रोहन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर उसी रात, देखो तुम्हें मुझसे ज़्यादा कुछ उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से ये शादी नहीं की। उसके बाद रोहन वहाँ से एक पीलो लेता है और बाहर ड्राइंग रूम में जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शालू। अरे ये क्या हुआ? इस तरह शादी के पहले दिन से ही रोहन अपनी पत्नी शालू को इग्नोर करने लगता है। एक दिन जब रोहन अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था, अरे कहाँ चला गया, मुझे मिल क्यों नहीं रहा? तभी वहाँ पर शालू भी आ जाती है। आप क्या ढूंढ रहे हैं? शालू की बात सुनकर भी रोहन उसे अनसुना कर देता है, लेकिन शालू भी समझ जाती है कि रोहन अपना पर्स ढूंढ रहा है। फिर वो एक ड्रॉअर से रोहन का पर्स निकालकर उसे देती है। ये लीजिए। रोहन गुस्से में पर्स छीनकर वहाँ से चला जाता है। अरे इतना भी क्या गुस्सा? मदद करने पर तो हम अनजान लोगों को भी थैंक यू बोल देते हैं। रोहन कभी भी शालू से बात तक नहीं करता था। शालू को रोहन का ये व्यवहार बहुत ज़्यादा खटक रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रोहन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कमला भी ये सब देखकर भांप जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जानती थी कि रोहन हर रोज़ ड्राइंग रूम में सोता है। फिर एक दिन कमला रोहन को समझाने की कोशिश करती है। बेटा, तुझे शालू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो अब इस घर की बहू है। देखो मम्मी, मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखो, आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई है। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वैसे भी सब लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। अरे नहीं बेटा, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी शालू बहू ऐसी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है। मम्मी ये सब बस दिखावा होता है। अरे बेटा, लेकिन तू बहू को एक बार जानने की कोशिश तो कर। नहीं मम्मी,
इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर शाम को कमला शालू के पास जाती है। बहू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी कहिए ना मम्मी जी। देख, मैं जानती हूँ तेरे और रोहन के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नहीं मम्मी जी। अरे टेंशन ना ले, मुझे सब पता है, इसलिए मैं इसमें तेरी मदद करना चाहती हूँ। वो कैसे मम्मी जी? मेरे बेटे की ना सबसे बड़ी कमज़ोरी है खाना। तू उसे हर रोज़ टेस्टी टेस्टी खाना बना कर खिला, फिर देखियो वो कैसे तेरे हाथ के बने खाने का दीवाना हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे तेरा भी। मम्मी जी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। अरे तू एक बार कोशिश तो कर बेटा। ठीक है। फिर उस दिन से शालू रोहन के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाना शुरू करती है। क्या बात है मम्मी, आजकल तुम बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाने लगी हो, वो भी डेली डेली मेरी फेवरेट डिशेस। क्या तुझे सच में खाना पसंद आया? हाँ मम्मी, खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। क्योंकि अब तेरी बीवी खाना बनाने लगी है, इसीलिए तुझे उसके हाथ का खाना इतना पसंद आ रहा है। तूने कभी मेरे बने खाने की तो इतनी तारीफ नहीं की। समझ सकती हूँ मैं। अरे नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने खाना बनाया है। क्यों? अब सच पता चलने के बाद तुझे खाना अच्छा नहीं लगा? लेकिन रोहन कमला की बात का कोई जवाब नहीं देता। बेटा, तू एक बात भूल रहा है। अब क्या? तेरी शादी को 1 महीना होने वाला है और मैंने पिछले 1 महीने से खाना नहीं बनाया। ये सब तो तेरी बीवी के हाथ का कमाल है। तेरी पत्नी तेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है और तू हमेशा सिर्फ उसे इग्नोर करता रहता है। ऐसा नहीं है मम्मी, खाना सच में स्वादिष्ट है। फिर रोहन शालू से हिचकिचाते हुए कहता है। अच्छा, तुम मेरा टिफ़िन ला दो। शालू रोहन को टिफ़िन ला कर देती है। मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, खाना उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हाँ मम्मी जी, इन्होंने इतने दिनों में मुझसे पहली बार कुछ मांगा है। हाँ बहू, अब आगे का काम तेरा। तू इसी तरह उसकी पसंद की चीज़ें बनाया कर, फिर देखना तुम दोनों के बीच सब सही हो जाएगा। शालू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन तो अब भी उसे इग्नोर कर रहा था। फिर एक दिन रोहन जब रात को पार्टी में जा रहा था तब। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? मम्मी, एक फंक्शन है, मुझे उसमें जाना है। अरे पर तू अकेले क्यों जा रहा है? अब तेरी शादी भी हो गई है तो अपने बीवी को अपने साथ लेकर जा। लेकिन मम्मी, मैं वहाँ अकेला ही जाऊँगा। नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। अरे बस 2 मिनट रुक जा। उसके बाद कमला शालू को आवाज़ लगाकर बुलाती है और शालू वहाँ पर आती है। जी मम्मी जी। अरे बेटा, तू जल्दी से रेडी हो जा, तुझे रोहन के साथ एक फंक्शन में जाना है। लेकिन मैंने कहा ना बहू, तू जा। इसके बाद शालू रेडी होकर आती है और दोनों अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। रोहन को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ड्राइव करने लगता है। वो देखता है कि शालू के माथे पर तो ज़रा सी भी शिकन नहीं है। शालू को ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा था। ये देखकर रोहन गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी शालू को डर नहीं लग रहा था। तब रोहन शालू से पूछता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं तो, मुझे भला डर क्यों लगेगा? अरे मैं गाड़ी इतनी तेज़ चला रहा हूँ तो। हाँ, तो आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? आपके रहते मुझे कुछ थोड़ी ना हो सकता है। कम से कम मैं आपके साथ तो हूँ, वही बात है। शालू का ये जवाब सुनकर रोहन काफ़ी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो गाड़ी की स्पीड स्लो कर देता है। फिर अचानक उसे कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है। रोहन, मैंने तुमसे कहा ना गाड़ी धीरे चलाओ। अरे बाबा, लेकिन मैं ज़्यादा तेज़ कहाँ चला रहा हूँ? देखो, या तो गाड़ी धीरे चलाओ वरना मुझे अभी इसी वक्त गाड़ी से नीचे उतार दो। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है ना तो अकेले मरो, मैं नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं। क्या हुआ आपको? अब कुछ नहीं। आप ठीक तो है ना? हाँ। फिर रोहन वहीं से गाड़ी घुमा लेता है और वापस घर चला जाता है। अरे क्या बात है बेटा, तुम दोनों इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? अब कुछ नहीं मम्मी, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ला बेटा, मैं तेरे सर की मालिश कर देती हूँ। नहीं मम्मी, मैं सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, सो जा बेटा। रोहन कमरे में चला जाता है। उसके बाद कमला शालू से पूछती है, क्या बात है बेटा, इसे क्या हो गया? पता नहीं मम्मी जी। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, जा अब तू भी आराम कर ले। जी मम्मी जी, आप भी सो जाइए। हाँ ठीक है। इतना कहकर शालू अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर रोहन बिस्तर पर पहले ही सो चुका था। अब मैं क्या करूँ?
आज तो ये यहाँ पर सो गए। फिर शालू एक पिलो लेती है और ड्राइंग रूम में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब रात को रोहन की आंख खुलती है और वो पानी पीने किचन में आता है तो शालू को ड्राइंग रूम में सोते हुए देखता है। अरे मेरी वजह से आज ये ड्राइंग रूम में सो गई। शालू को सोफे पर सोता देखकर रोहन को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन इससे मुझे क्या, मैं भी तो डेली सोता ही हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर शालू भी सुबह जल्दी उठ जाती है और घर के काम करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद वायरल की वजह से रोहन और कमला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उन दोनों को बहुत ही तेज़ बुखार था, लेकिन शालू उन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। मम्मी जी लीजिए आपकी खिचड़ी। अरे बहू, इतने दिन से खिचड़ी खाकर तो मैं पक गई हूँ। अरे मम्मी जी, बस कुछ ही दिन की तो बात है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। उसके बाद कमला खिचड़ी खा लेती है और शालू उसे दवाई दे देती है। मेरी बहू कितनी अच्छी है, सबका कितने अच्छे से ध्यान रखती है। क्या मम्मी जी आप भी। इसके बाद शालू खाना लेकर रोहन के पास जाती है। आपकी खिचड़ी। एक तो ये बुखार, ऊपर से ये खिचड़ी, पक गया हूँ मैं। अपने बिस्तर से कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, उसके साथ आपके फेवरेट फ्रूट्स भी हैं। फीवर में आपको लाइट खाना खाना है ना। उसके बाद रोहन खिचड़ी खा लेता है और शालू उसका फीवर चेक करने के बाद उसे दवाई देती है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। फ़िलहाल तो मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। शालू वहाँ से चली जाती है, पर वो बहुत गहरी सोच में थी। उसे इतनी गहरी सोच में देखकर रमेश उसके पास जाता है। क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? पापा जी, रोहन जी बिस्तर में लेटे लेटे बहुत बोर हो रहे हैं। मैं यही सोच रही थी कि मैं उनके लिए ऐसा क्या करूं कि उनका माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। फिर रमेश शालू को कुछ बताता है। क्या सच में पापा जी? हाँ बेटा। थैंक यू पापा जी। वो बाज़ार जाती है और वहाँ से एक बड़ा सा बैग लेकर आती है और रोहन के कमरे में जाकर वो बैग उसे दे देती है। क्या है इसमें? आप खुद देख लीजिए। रोहन उस बैग से सामान बाहर निकालने लगता है। वाओ, वीडियो गेम। जी, मुझे पापा जी ने बताया कि आपको वीडियो गेम खेलना कितना पसंद है। आप बोर हो रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए यही ले आती हूँ। लेकिन इसे मैं अकेले तो नहीं खेल सकता। तो मैं भी खेलूँगी ना आपके साथ। इसके बाद रोहन वीडियो गेम स्टार्ट करता है और शालू खेलने की कोशिश करती है, पर उसे आता नहीं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश में वो नाकाम हो रही थी, जिसे देखकर रोहन हंसने लगता है। लाओ मैं सिखाता हूँ तुम्हें। रोहन के सिखाने के बाद शालू और रोहन दोनों थोड़ी देर तक वीडियो गेम खेलते हैं, लेकिन शालू हर बार हार रही थी। लेकिन फिर तभी, सुमन, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसमें मैं क्या करूं? तुम हर बार प्लान कैंसिल कर देती हो। अरे लेकिन मैं हर बार ऐसा नहीं करता। तुम भी तो कितनी बार अपनी फ्रेंड्स की वजह से प्लान कैंसिल करती हो। देखो, मेरी फ्रेंड्स को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो। सुमन गुस्से में कॉल कट कर देती है। इस तरह रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुरानी बातें याद कर रहा था कि किस तरह उसके बीमार होने पर उसकी गर्लफ्रेंड कई दिनों तक उसका हालचाल तक नहीं पूछती थी, लेकिन वहीं उसकी पत्नी जो उसकी हर छोटी छोटी बात का इतना ध्यान रख रही है। क्या तुम्हें वीडियो गेम खेलना पसंद है? नहीं, सच कहूँ तो मुझे ये सब नहीं पसंद। तो फिर अभी वीडियो गेम क्यों खेल रही हो? क्योंकि आप बोर हो रहे थे ना, और आपको वीडियो गेम बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा इससे आपका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। शालू बार बार रोहन से हार रही थी और इसलिए उसका उदास चेहरा देखकर रोहन जानबूझकर हार जाता है। शालू बहुत खुश हो जाती है। वाह, तुमने तो मुझे हरा दिया। मैं सब जानती हूँ, ये सब आपने जानबूझकर किया है। अरे नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे मुझे खेलना ना आए, लेकिन इतना तो मुझे पता ही है। अरे ऐसा नहीं है। मुझे सब पता है, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मैं एक एलियन हूँ। शालू की ये बात सुनकर रोहन हंस पड़ता है। देखा, अब आप भी मेरी बात नहीं मान रहे। मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कहा तुमने। कमला और रमेश दोनों ही दरवाजे के पीछे छुपकर रोहन और शालू को ऐसे हंसता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और चुपके से वहाँ से हॉल में आ जाते हैं। बस अब मेरे बेटे बहू को किसी की नज़र ना लगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, बहुत दिनों बाद दोनों बच्चे इस तरह घुले मिले हैं। हाँ, बस भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे।
उसके बाद रोहन और शालू बहुत देर तक ऐसी ही बातें करते हैं। उस दिन के बाद से रोहन ने भी शालू को इग्नोर करना बंद कर दिया था। फिर एक दिन जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और रोहन ऑफिस के लिए जाने लगता है तो वो रुक कर कहता है, आज शाम को 8 बजे तैयार रहना, हम बाहर डिनर पर जा रहे हैं। इतना कहकर वो चला जाता है। क्या बात है बहू? मम्मी जी आप भी ना। अरे नहीं बहू, मैं तो तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तुम दोनों आज खूब एंजॉय करके आना। इस तरह रोहन और शालू का रिश्ता अब सुधरता जा रहा था और कमला भी इस बात से बहुत खुश थी। अरे बहू, चाय ले ले, उठ जा बेटा। अरे मम्मी रहने देती ना, मैं उठ तो रही थी। अरे कोई बात नहीं, खाने में क्या बनाना है वो बता दे। देख लो माँ, कुछ भी जो ये कहे बना लेते हैं। बेटा मैंने तो जो सब्जी थी वो काट दी है, तू बस रोटियां बना लेना। ये हर रोज सुबह का सीन था ममता के ससुराल का। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे बहन जी, सारा दिन काम करती रहती हो, थकती नहीं क्या आप? बहू क्या करती रहती है सारा दिन? अरे वो भी कुछ ना कुछ करती ही रहती होगी। अब इतनी भी बूढ़ी तो नहीं हूं मैं जो बैठ जाऊं कि सामने काम पड़ा है और मैं बैठी रहूं। अरे लेकिन बहू की तो आदत खराब हो जाएगी जब सारा काम आप ही कर दोगी। अरे ठीक है ना, कम उम्र में हमारी भी शादी हुई थी। अब आजकल के पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सारी जिम्मेदारी लेने में भी तो वक्त लगता है। बहू है तो क्या हुआ, मेरी बेटी की उम्र की ही है ना। एक उसे भी देख लो, चाय बनाने के सिवा आता ही क्या है। ममता से सारी बात करती है। हाँ मम्मी जी ही ज्यादा काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करूं, ऑफिस और घर के बीच जो वक्त मिलता है उसी में काम कर लेते हैं, है ना। दिन बीत रहे थे। सास बहू के बीच की बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन जब बहू माँ बनती है तो जो थोड़ा बहुत काम किया करती थी वो भी छोड़ देती है। बहू ये ले, तेरे लिए बनाया है, इसको खाने से बच्चा और तू दोनों स्वस्थ रहेंगे। ठीक है माँ जी। माँ जी वो बच्चे के लिए गद्दे जो सूख रहे हैं ना छत पर, जरा ले आइए ना। तभी वहां पति आ जाता है। अरे माँ रुको, मैं ले आता हूँ, तुम मेरा खाना लगा दो। माँ किचन में चली जाती है। पता है बगल वाली डॉली है ना, वो लोग हमारी साइड के हैं। उसकी सास ने तो उसकी हड्डियों को मजबूत करने वाले लड्डू बनाए हैं। उसे भी बच्चा हुआ है ना। पता नहीं मम्मी जी क्या पानी सा उबाल कर दे देती है, मैं तो बस वही खा लेती हूँ। अरे तो तुम्हारे साइड बनता है तो तुम अपनी माँ से बोल दो, वो बना देंगी। आहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम जानती हो ना, कैसे बनाएंगी वो। अरे क्या हो गया सासू माँ को? कल तक तो फेसबुक में किटी की फोटो डाल रही थी। अच्छा अच्छा चुप रहिए। डॉली की सास ने मनाया है, तुम लोगों का भी तो फर्ज बनता है। तभी वहां सास आ जाती है। ये ले बहू गर्म पानी की बोतल, गर्म पानी पीने से पेट अंदर हो जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, गर्म पानी पीने से प्यास नहीं बुझती। अरे पी लेना बेटा। वो बगल वाली डॉली को तो जानती है ना, जो तुम लोगों के साइड की है। तेरे साथ ही उसका भी बच्चा हुआ था। बेचारे का कोई ख्याल रखने वाला नहीं, सारा काम करती है और रात में बस एक लड्डू खाकर सो जाती है। पेट तो लटक ही गया है और बच्चा तो कितना कमजोर सा है उसका। अच्छा माँ, क्या बात है, डॉली की ये हाल है? क्यों मैडम, क्या कहना है आपका? अब पता है मुझे, किसी के पास मेरी सास की तरह सास थोड़ी ना है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो तुम सभी मेरे बच्चे जैसे ही हो। ममता को समझ में नहीं आता कि वो सास में कैसे कोई बुराई निकाले, क्योंकि हर कोई उससे उसकी सास की तारीफ ही किया करता था। एक रोज ममता के घर उसकी ननद आती है। अरे भाभी, मुन्ने को तो 6 महीने हो गए, आप अभी भी बेड पर हो। आ गई है आप? कैसी हैं बुआ, बच्चा होने के 6 महीने बाद आई हैं आप? भाभी अमेरिका दूर है ना, तो वक्त लग जाता है। अब इनकी छुट्टी अभी थी तो सभी आ गए। वैसे माँ कहाँ है? थकी हारी सास बेटी को देखकर खुश हो जाती है। माँ,
इस बार तेरा वीज़ा तैयार है, मेरे साथ चलने को तैयार रहना। हाँ हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे माँ, मैं कैसे मैनेज करूँगी? कैसे मतलब? जैसे मैंने किया अमेरिका में, आप इंडिया में कर लेना। वैसे आपका तो मायका भी पास ही में है ना। हाँ वो तो है, लेकिन वहाँ माँ के पास वक्त नहीं होता। ईश्वर भक्ति में उनका सारा समय चला जाता है। भाभी, बेटी परेशान हो तो माँ का ध्यान आरती में कैसे लग सकता है? समझ में ही नहीं आता। वैसे भी अब माँ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। माँ को विदेश घूमने का शौक है ना। ममता मन मारकर चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि वो कैसे सारा काम मैनेज करेगी। पति का खाना, नाश्ता, मुन्ने को नहलाना धुलाना, फिर रात भर इसके लिए दूध तैयार करना। माँ तो सारा काम करती थी। हे भगवान, ना भाई ना। क्या हुआ भाभी, क्या सोचकर ना भाई ना कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस बच्चे के बाद से ही कमज़ोरी ज़्यादा हो गई है ना, तो अचानक से बड़बड़ाने लगती हूँ मैं। अगले दिन ममता अपनी माँ को फ़ोन करती है। राधे राधे। माँ मैं क्या करूँ, मेरी सास तो अमेरिका जा रही है बेटी के पास। अब घर का सारा काम, बच्चा, सब कैसे मैनेज करूँगी? तू आ जाना माँ कुछ महीनों के लिए मेरे पास। अरे ना ना ममता, मेरे बस की बात नहीं है काम धाम। अरे तू तो जानती है ना, मैंने तो तेरे भाई की शादी भी गरीब गांव की लड़की से इसीलिए ही की थी कि वो चुपचाप घर का सारा काम करे। वैसे भी अब तो आदत भी नहीं रही मेरी काम करने की। ममता को माँ पर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है माँ, देख लूंगी मैं, लेकिन मेरी मुसीबत के वक्त आप मेरा साथ नहीं दे रही है, अब भूल जाना मुझे। ममता गुस्से में आकर फ़ोन रख देती है और रोने लगती है, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या। अब सास और ननद दोनों घर का काम करते, नेहा आराम करती, लेकिन अब आराम में भी उसे चिंता रहती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब ननद का जाने का वक्त आ जाता है। भाभी मैं जा रही हूँ, अपना और मुन्ने का ख्याल रखना। ममता सास को देखती है और गले लगकर रोने लगती है। माँ जल्दी आ जाना। सास मुस्कुराकर कहती है, कहाँ से ममता, मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने देखा कि मेरे जाने की बात से ही तू परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ममता को अपनी माँ की बात याद आती है कि कैसे उसके कहने पर भी ममता की परेशानी को समझने की बजाय उसने मना कर दिया, जबकि सास ने बिना कुछ कहे बहू की समस्या पढ़ ली। हाँ माँ, हम सब साथ चलेंगे बाद में दीदी के घर अमेरिका। आज से आप रानी बनकर रहना और मुन्ने को देखना। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा फर्ज क्या है।